क्या है? तो उस दिन हम लोग नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया था। और जनरली जो भी क्लेम किया जाता है, जो भी स्टेटमेंट देते हैं, जो भी हाइपोथेसाइज करते हैं, उसको हम लोग नल हाइपोथेसिस में लेते हैं। और एक उसका अल्टरनेटिव, यदि नल गलत होता है तो कौन सी चीज़ सही होगी, उसके कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो उसको हम लोग लेते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है। अब नल हाइपोथेसिस को हम लोग फिर क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि वास्तव में जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो एजर्शन है, जो सेइंग है, वो सही है या गलत है। ठीक है। तो जो नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो बनाई जाती है, वो केवल और केवल पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, उन डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में ही हाइपोथेसिस होती है। जैसे मान लिया जाए नॉर्मल पॉपुलेशन हमने लिया है, ठीक है ना। तो नॉर्मल पॉपुलेशन में दो पैरामीटर्स होते हैं, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। ठीक। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये म्यू क्या है, सिग्मा स्क्वायर क्या है। तो म्यू क्या होता है, पॉपुलेशन मीन, और सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, पॉपुलेशन वेरिएंस। अब और हम लोग दो चीजें जानते हैं, एक सैंपल मीन होता है, एक सैंपल वेरिएंस होता है, और एक पॉपुलेशन मीन होता है, एक पॉपुलेशन वेरिएंस होता है। ठीक है। अब एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स में जो मेन हमारा उद्देश्य होता है, होता क्या है, पॉपुलेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जबकि पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं या पॉपुलेशन के जो कांस्टेंट्स हैं, वो हमें नहीं मालूम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर कितने लोग हैं, यदि सबका वेट ले लिया जाए, उसका मीन निकाला जाए, तो वो क्या हो जाएगा, यदि मीन, ये पॉपुलेशन का मीन जो हम निकाले, वेट को कैरेक्टरिस्टिक मान लें, तो जो एवरेज वैल्यू आएगी म्यू, वही आपका पॉपुलेशन मीन कहलाएगा। ठीक है ना। पॉपुलेशन मीन, उसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं किससे, म्यू से। और उस वेट के बीच में जो वेरिएशन होंगे, उसको हम लोग पॉपुलेशन वेरिएंस करते हैं। ठीक। लेकिन जनरली होता क्या है कि हमें मीन पॉपुलेशन का नोन नहीं होता है। यदि नोन हो जाए, सभी चीज़ यदि मालूम हो जाए, तो आधी स्टैटिस्टिक्स की समस्या खत्म हो जाएगी। तब हमें कोई बहुत ज़्यादा एस्टिमेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मीन की वैल्यू को हम लोग की एस्टिमेट करते हैं। इसके आधार पर सैंपल ऑब्जर्वेशन के आधार पर, जैसे मान लिया जाए भाई वेट का हमने लिया मीन हो गया आपका पॉपुलेशन, वेरिएंस हो गया सिग्मा स्क्वायर। ठीक है ना। अब वही चीज़, वही निष्कर्ष यदि हमें निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोगों में 10 लोगों का हमने वेट लिया और उस वेट का मीन लिया, तो वो सैंपल मीन बन गया। तो हम क्या कहते हैं, एक थ्योरी डेवलप है कि सैंपल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो हम कहेंगे ये भाई देखिए सैंपल मीन ये आया है और उसका ये एस्टिमेट है। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कि रफली उसी के आसपास वैल्यूज, कुछ वेरी करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, ट्रू वैल्यू नहीं होगा। ठीक है ना। तो मीन जो सैंपल मीन आएगा, वो एक एस्टिमेट कहलाएगा। और वही सैंपल ऑब्जर्वेशंस के बीच में जो वेरिएशंस हम निकालेंगे, वो सैंपल वेरिएंस कहलाएगा। तो सैंपल वेरिएंस पॉपुलेशन वेरिएंस का एस्टिमेट हो जाएगा, सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेट हो जाएगा। अब हम लोग जो हाइपोथेसिस में जो टेस्ट करते हैं, एक्चुअल में पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स होते हैं और जनरली मीन और वेरिएंस होते हैं, उन्हीं को हम लोग टेस्ट करते हैं।
तो ये सपोज किया जाता है कि भाई एक पॉपुलेशन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रही है, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। ये पहले से नोन होता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है और उस डिस्ट्रीब्यूशन से हम सैंपल लेते हैं। तब हम लोग नल हाइपोथेसिस जो बनाते हैं, फिर उसके बारे में जो हमारा म्यू पैरामीटर है या सिग्मा स्क्वायर पैरामीटर है, उसके बारे में जो हाइपोथेसिस लिखते हैं, तब हम टेस्ट करते हैं उसके कि भाई म्यू की वैल्यू ये है वास्तव में कि नहीं। जैसे मान लिया जाए यही एक है म्यू को टेस्ट करना है, सिग्मा स्क्वायर नोन है यहाँ पर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक सैंपल लेंगे, देखिए x1 x2 xn की ये रैंडम सैंपल किससे लेंगे, इसी पॉपुलेशन से लेंगे, नॉर्मल पॉपुलेशन से, जिसका मीन म्यू होगा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा। अब हाइपोथेसिस बन गई भाई कि ये नल हाइपोथेसिस है, म्यू की वैल्यू 5 है, सिग्मा स्क्वायर दे दिया गया है ये 1 है। अब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के 3 पार्ट बन सकते हैं, या तो 5 के बराबर नहीं है, या तो 5 से ग्रेटर है, या तो 5 से छोटी है। हो सकता है 3 पॉसिबिलिटी, छोटा या बड़ा होगा तो बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो अल्टरनेटिव जो फ्रेम करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, वो ये होता है दैट इज नॉट 5, दैट इज ग्रेटर देन 5, दैट इज लेस देन 5। ये हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब इस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बेसिस पर तो हमारा क्या होता है कि जब भी हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करना होता है, एक सैंपल जनरेट करते हैं। सैंपल जनरेट करने के बाद एक सेट ऑफ रूल बनाते हैं कि भाई कब हम वैल्यू रिजेक्ट करेंगे और कब हम एक्सेप्ट करेंगे। यही होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। मेन चीज़ यही है कि एक सेट ऑफ रूल फ्रेम करते हैं और पहले तय कर देते हैं कि भाई देखिए इससे बड़ी वैल्यू आएगी तो रिजेक्ट करेंगे, इससे छोटी आएगी तो एक्सेप्ट करेंगे। जब रिजेक्ट करेंगे तो जो उसके लिए जो रीजन बनता है कि किस रीजन में जाएगी वैल्यू तो हम रिजेक्ट करेंगे, तो वो हमारा रिजेक्शन रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिजेक्शन रीजन। और जिस रीजन में वैल्यू आएगी और उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो रीजन हमारा कहलाता है एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। तो ये 2 रीजन बनते हैं। तो उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के हिसाब से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि टेस्ट 1 टेल टेस्ट है या 2 टेल टेस्ट, ठीक है ना। 1 टेल्ड और 2 टेल नाम आता है। अब 1 टेल और 2 टेल का मतलब क्या होता है, ये जो 2 साइड में रिजेक्शन रीजन बनता है और इसके आधार पर जो टेस्ट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं 2 टेल टेस्ट। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से ज़्यादा होने पर रिजेक्ट कर देते हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट से कम होने पर भी रिजेक्ट कर देते हैं, ज़्यादा होगा या कम होगा। तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 मीन इज नॉट इक्वल टू 5 है, ज़्यादा होने पर भी रिजेक्ट होगा और कम होने पर भी रिजेक्ट होगा। तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यदि टेस्ट करना है, हाइपोथेसिस ये टेस्ट करना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यदि ये है, तो हमारा जो रिजेक्शन रीजन है इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक अल्फा बाई 2 इधर हो जाता है और एक अल्फा बाई 2 उधर होता है, ठीक है। अब जिस पॉइंट के बाद वैल्यू आती है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं जेड अल्फा बाई 2, इसको नाम देते हैं माइनस जेड अल्फा बाई 2, ठीक है ना। माइनस जेड अल्फा बाई 2 और जेड अल्फा बाई 2, अगर है क्या ये जेड अल्फा बाई 2।
जेड अल्फा बाई 2 इज टेबुलेटेड वैल्यू, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं तो 0.025 प्रोबेबिलिटी हो इस पॉइंट के इधर जेड अल्फा बाई 2 के इधर प्रोबेबिलिटी 0.025 हो, उसके करस्पॉन्डिंग जेड ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, ये चीज होती है जेड अल्फा बाई 2। ये जेड ऑर्डिनेट जेड इज इक्वल टू 0। जेड अल्फा बाई 2 क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होता है, ये मेजरमेंट होता है जेड अल्फा बाई 2। इतनी प्रोबेबिलिटी हो, उसके लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी डिनोटेड बाय जेड अल्फा बाई 2, ठीक है ना। और वही लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में माइनस जेड अल्फा बाई 2 क्या है, वो जीरो से ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, इसलिए उधर माइनस आ जाता है। डिस्टेंस वही होता है, जीरो से लेकर जेड अल्फा बाई 2 ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और ये इधर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है कि दोनों रीजन, अब उस वैल्यू से यदि ज्यादा हो जाती है हमारी वैल्यू जो आएगी, अब वैल्यू किसकी आएगी, जब टेस्ट करेंगे तो टेस्ट हमने केवल ये बताया कि ये रिजेक्शन रीजन है और ये एक्सेप्टेंस रीजन। अब रिजेक्शन रीजन में वैल्यू जाएगी, किसकी जाएगी, एक उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक बनाते हैं। क्या चीज, टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब उस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेटेड वैल्यू, जो सैंपल ऑब्जर्वेशन अभी बताएंगे क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू यदि उस टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं हाइपोथेसिस सही नहीं, और उससे यदि कम होती है, कम होने का मतलब एक्सेप्टेंस रीजन में है, तब हम कहते हैं हमने जो हाइपोथेसिस लिया है वह हाइपोथेसिस सही है, ठीक है। और उन दोनों के बीच में है तो हम कहेंगे हमारे एक्सेप्टेंस रीजन में ही लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसके पहले अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एक शब्द आया ना, टेस्ट स्टैटिस्टिक, यस नहीं लगेगा, तो सबसे पहले हम आपको स्टैटिस्टिक बताएंगे, ये बहुत कॉमन चीज है और बहुत जगहों पे आप पढ़ेंगे तो आएंगी चीजें, और ये समझ में बहुत सी चीजें नहीं आती हैं, और इसी पे बेस्ड है आपका ये कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि कोई भी जो सैंपल हम ले रहे हैं उसका कोई भी फंक्शन बनाए, कोई भी फंक्शन, सैंपल मीन ले लिया, सैंपल मीन क्या होता है, सभी ऑब्जर्वेशंस को जोड़कर n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी मालूम होगा, सैंपल वैल्यू भी मालूम होगी, तो एक सैंपल ऑब्जर्वेशंस का एक फंक्शन हो गया जो कि नोन होगा, अननोन क्वांटिटी उसमें कोई नहीं। कोई भी सैंपल ऑब्जर्वेशन का फंक्शन जिसमें सभी क्वांटिटीज नोन होगी, कोई अननोन क्वांटिटी या अननोन पैरामीटर्स नहीं होगा, उसी को हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक। यस नहीं लगता है, यस लगेगा प्लूरल हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक शब्द जो है ना वो कई मायनों में यूज होती है। एक तो आप सब्जेक्ट के रूप में जानते हो, जो जितने मेथड और चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो सब स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आती हैं। दूसरा एक स्टैटिस्टिक्स है जिसको हम लोग आंकड़ों को, डेटा को भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं ना। आप टीवी कमेंटेटर बोलता है कि भाई फला प्लेयर का स्टैटिस्टिक्स ये है, इसका मतलब क्या, उसके बारे में जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है वो एक आंकड़े हैं, उसको भी स्टैटिस्टिक्स। तो प्लूरल आपका डेटा हो जाता है और स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, स्टैटिस्टिक्स सिंपली सैंपल ऑब्जर्वेशंस का एक फंक्शन जो कि नोन होगा, उसमें कोई चीज़ अननोन नहीं होगी, क्योंकि हम जब सैंपल कलेक्ट करेंगे तो सैंपल की वैल्यूज नोन होगी, ऑब्जर्वेशन नोन होगा, उसमें कोई अननोन क्वांटिटी नहीं। अब उसी से रिलेटेड
एक शब्द आता है एस्टिमेटर। कौन सा? एस्टिमेटर। अब एस्टिमेटर क्या है? जो भी स्टैटिस्टिक किसी पॉपुलेशन के पैरामीटर, जिसका डेंसिटी फंक्शन दिया गया हो, एफ थीटा हो या नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन हो, कोई भी पीएमएफ या पीडीएफ दिया गया हो, उसमें पैरामीटर हो, उस पैरामीटर की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए जो स्टैटिस्टिक्स यूज की जाएगी उसी को हम लोग कहते हैं एस्टिमेटर। तो स्टैटिस्टिक्स एक सैंपल ऑब्जर्वेशन का फंक्शन हो गया, नोन होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब उस न्यूमेरिकल वैल्यू को, किसी पैरामीटर की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए जब हम यूज करते हैं तो उसी को हम लोग एस्टिमेटर नाम देते हैं। और उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू, जब वैल्यू आ जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं एस्टिमेट। एस्टिमेटर इज ए रैंडम वेरिएबल, एस्टिमेट इज ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल। ठीक है ना? तो एस्टिमेटर एक रैंडम वेरिएबल हो गया, एस्टिमेट उसकी एक वैल्यू है। अब एस्टिमेट आने का मतलब क्या है कि जो भी एस्टिमेट आएगा एक्चुअल में ट्रू पैरामीटर की वैल्यू के बराबर नहीं होगा, या तो उससे कम होगा या तो उससे ज़्यादा। जनरली हम लोग एस्टिमेटर को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, इससे कैपिटल टी से, और उसकी वैल्यू को डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। कैपिटल टी जहाँ पे लगा है वो समझ लीजिए कि वो एक एस्टिमेटर है, इसका मतलब सैंपल ऑब्जर्वेशंस का फंक्शन। स्मॉल टी लिख दिया तो इसका मतलब उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। ठीक है ना? तो आपके नोट्स में भी हमने दे दिया है, तो इस बात को चलाएंगे। देखिए अब टी हो गया आपका एस्टिमेटर, नोट करते हैं है एस्टिमेट। ठीक है ना? कभी कभी इसको स्टैटिस्टिक भी कहते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक को ही यूज करते हैं एस्टिमेट करने के लिए, जिसे नाम देते हैं एस्टिमेटर, तो उसको भी कैपिटल टी से ही हम लोग डिनोट करते हैं। तो हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? अब जब भी हम लोग, तो स्टैटिस्टिक्स में जो मेन प्रॉब्लम है पॉपुलेशन के पैरामीटर की वैल्यू को एस्टिमेट करना, और उसी के नाम पर जो टॉपिक बना उसको नाम दिया गया प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है ना? क्या नाम दिया गया? प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन। कैसे एस्टिमेट करेंगे? अब एस्टिमेशन में दो प्रॉब्लम होता है। एक स्पेसिफिक वैल्यू, एक वैल्यू आए, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। क्या कहते हैं? पॉइंट एस्टिमेशन, मतलब एक वैल्यू आ गई। और एक होता है कि एक रेंज में हम एस्टिमेट करते हैं, रेंज बता देते हैं कि भाई इस रेंज से इस रेंज के बीच में इसकी पैरामीटर की वैल्यू आए, उसको कहते हैं हम लोग इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल के फॉर्म में है। ठीक है ना? तो उसी पर जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसी पर। तो एस्टिमेशन की ही एक दूसरी प्रॉब्लम है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक? अब हम लोग आते हैं, अब सीधे सीधे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो अब मान लिया जाए जैसे यहाँ पर पैरामीटर म्यू है, इसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं। अब एस्टिमेट करेंगे तो क्या होगा? एक सैंपल वैल्यूज होगी, उस सैंपल वैल्यूज के हिसाब से पॉपुलेशन वैल्यूज को एस्टिमेट किया जाएगा। अब ये कहा गया कि भाई देखिए, अब ये जो पॉपुलेशन की वैल्यूज को हम लोग एस्टिमेट करें, लेकिन उसमें हमारा कितना श्योरिटी, कितनी श्योरिटी है, कितना कॉन्फिडेंस है, तो उसी को जब इंटरवल आए तो हमारा उसमें कितना कॉन्फिडेंस है कि इतने ही के बीच में आएगा,
इसीलिए उसको नाम दे दिया कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है ना। अब उस कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब होता है उस कॉन्फिडेंस को प्रोबेबिलिटी के टर्म में हम डिनोट करते हैं। यदि हम कहते हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसका मतलब हो गया कि जो रेंज हम बता रहे हैं, जो वैल्यू बता रहे हैं कि हमारे पैरामीटर की वैल्यू इस रेंज में आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.95 होगी। तो उसी को हम लोग कहते हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। अब कहे 99%, 99% श्योरिटी है कि इसी के बीच में आएगा, प्रोबेबिलिटी 99% होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कहेंगे 99% जो कॉन्फिडेंस है हमारा, वो इस रेंज में वैल्यू आएगी, उसी को हम लोग कहते हैं 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल। वो सब बाद में और आएगा, वेरीफाई होगा। तो जो इंटरवल एस्टिमेशन है, इंटरवल एस्टिमेशन में वैल्यू जो आएगी इंटरवल के बाद, और जब भी वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं तो उस एस्टिमेट में एक एरर आता है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेट है, तो सैंपल मीन हमने ले लिया x बार, ठीक है। अब x बार में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है, कुछ वैल्यू, ये जो प्लस है और यह माइनस है, वो हमारा कहलाता है एरर। क्या होता है? एरर, ठीक है ना। और उसी को कभी कभी हम लोग कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। जो भी हमारा एस्टिमेट आया, उस एस्टिमेट में इतनी वैल्यू या तो ज़्यादा आएगी या तो इतनी वैल्यू कम आएगी। आप लोग टीवी पर सुनते भी होंगे, जब भी इलेक्शन होता है एग्जिट पोल आता है। एग्जिट पोल में क्या करते हैं, आपको बताते हैं ना, भाई आप फला सीट, देखिए हम बता रहे हैं इतनी लगभग आएगी, उससे 5% ज़्यादा 5% कम, बताते हैं ना कि 11 सीट ज़्यादा हो सकती है, 11 सीट कम। वो जो कम और ज़्यादा जो होता है, वही आपका कहलाता है मार्जिन ऑफ एरर, या उसी को सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कहें एरर, ठीक है ना। और वो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल ही निकालते हैं। वो भी क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज करके कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं। तो अब इसके लिए जो है, अब हम ये कह सकते हैं जो म्यू की वैल्यू है, ठीक है ना, जो म्यू की वैल्यू आएगी एग्जैक्ट, जो होगी ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू से जो हम एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेट हमने मान लिया किया टी एक एस्टिमेटर बताया ना कि टी वैल्यू है, तो म्यू की वैल्यू टी के बराबर तो एग्जैक्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, प्लस माइनस एरर। वही जैसे एक्स बार प्लस माइनस एरर, तो टी हमारा एस्टिमेट हो गया और टी से कुछ वैल्यू घट के आएगी, टी से वैल्यू कुछ बढ़ के आएगी, दैट विल बी नोन एज एरर। अब इसी को क्या किया गया कि भाई दो एस्टिमेटर ले लिए गए, मान लिया गया एक T1 एस्टिमेटर है, और उसके पहले भी अब एक कंडीशन लगाया गया, लेट x1 x2 xn be a random sample taken from a normal population with mean mu। क्या है, लेट x1 x2 xn be a random sample। रैंडम सैंपल का मतलब है रैंडम सैंपल ऑब्जर्वेशन। किस पॉपुलेशन से लिया, नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया। अब इसमें एक चीज़ है, पॉपुलेशन आपको मेंशन करना पड़ेगा, बायनॉमियल से लिया कि नॉर्मल से लिया कि एक्सपोनेंशियल से लिया कि पॉइजन से लिया कि यूनिफॉर्म से लिया। तो जनरली आपकी जो प्रॉब्लम होती है, सभी जो नेचर में ज़्यादातर एग्जिस्ट करता है वो नॉर्मल पॉपुलेशन होता है। तो हम लोग जनरली मानते हैं कि जो हम सैंपल लिए हैं वो नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए हैं, और एक कंडीशन इसमें होता है कि म्यू अननोन है, सिग्मा स्क्वायर नोन है। भाई एक ही को आप एस्टिमेट कर सकते हो, हमें यदि म्यू की जानकारी चाहिए तो सिग्मा स्क्वायर नोन होना चाहिए, या सिग्मा स्क्वायर को पहले एस्टिमेट करेंगे तब म्यू को हम लोग एस्टिमेट करेंगे। अब हम
अब मान लिया जाए कि इसके लिए एन एस्टिमेटर एक एस्टिमेटर है, ठीक है ना। अब उस एस्टिमेटर को हमने लिया, फिर वही में दिखाया कि म्यू की वैल्यू स्मॉल टी, टी की वैल्यू कैपिटल टी की वैल्यू स्मॉल टी ले लिया, टी की प्लस माइनस के फॉर्म में आपका आ गया। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है कि रैंडम सैंपल लिया। अब मान लिया कि दो एस्टिमेटर इसके हमारे हैं, T1 और T2, ठीक है। ये T1 और T2 दो एस्टिमेटर इस तरीके से हैं, T1 इज लेस दैन T2। अब हम लोग क्या करते हैं कि कोई पैरामीटर एस्टिमेट करना है, तो पैरामीटर मान लिया जाए म्यू है या थीटा है, वन माइनस आल्फा। तो ये जो आपका इंटरवल है, म्यू की वैल्यू जो लाई कर रही है T1 और T2 के बीच में, that will be known as the confidence interval for the mean with confidence coefficient 1 minus alpha। ये जो 1 minus alpha होता है इसको कहते हैं confidence coefficient। और ये जो हम लोगों ने ये दिखाया है, ये 1 minus alpha होता है। क्या होता है? 1 minus alpha। अब स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे आते हैं। ये तो एक जनरल प्रॉब्लम बता दिया कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे करते हैं, तो उसके एस्टिमेटर के बीच में उसकी वैल्यू लाई करेंगी और उसके ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा होगा। अल्फा एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा और उसी 1 माइनस अल्फा को हम लोग कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट कहते हैं और परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं, तो लिखेंगे 1 माइनस अल्फा इंटू 100%। तो यदि अल्फा की वैल्यू 0.05 होगी तो 1 माइनस अल्फा कितनी हो जाएगी? 0.95। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 95। तो ये कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो होता है वो डिपेंड करता है अल्फा की वैल्यू। 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ले लिया है तो 99% कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट हो जाएगा। 10% पे ले लिया है तो क्या हो जाएगा? 90% कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट हो जाएगा। 0.05% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो 95% कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट का जो मतलब है, उसका मतलब यही है कि हमारी जो म्यू की वैल्यू जो एस्टिमेट कर रहे हैं T1 और T2 के बीच में लाई करेगी और ऐसा होने का हमारे पास कॉन्फिडेंस कितना है? 95%, या ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 0.95। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब समझ में आया ना भाई? इसमें दो चीज है, एक कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट का टर्म आएगा और जो पैरामीटर्स होगा जब एस्टिमेट करेंगे तो एक इंटरवल के बाद एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगी बल्कि इंटरवल के बाद। अब हम आते हैं स्पेसिफिक उसके प्रॉब्लम पे। ये है थोड़ा सा आप लोगों को समस्या होगी। T1 एक एस्टिमेटर है, वह भी सैंपल फंक्शन, सैंपल ऑब्जर्वेशन का फंक्शन है x1 x2 xn का। T2 एक एस्टिमेटर है, वह भी एक फंक्शन है किसका? सैंपल ऑब्जर्वेशन का x1 x2 xn। दो एस्टिमेटर और रैंडम सैंपल जो दिया गया है वो नॉर्मल का फंक्शन दिया गया है।
ये एक्सप्रेशन हम निकालेंगे। एक्सप्रेशन में जो प्रॉब्लम है वो है क्या, हम एक रैंडम सैंपल लेते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से, जिसका मीन होता है म्यू, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस नोन होता है, मीन अननोन होता है। ठीक है ना, सैंपल लिया, मीन अननोन है, वेरिएंस नोन। अब हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है कि म्यू की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, हाँ क्या चीज है, बाकी चीज आपको रिटन फॉर्म में है, हम उसको लिख करके थोड़ी सी चीजें बता रहे हैं। अब क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल किसके लिए निकालना है, म्यू के लिए, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हम निकालते हैं तो क्या करते हैं कि हम लोग मानते हैं, जैसे यहाँ पर जेड ऑर्डिनेट हमने बताया, तो उसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि जेड की जो वैल्यू लाई करेगी, जेड की जो वैल्यू लाई करेगी, ये समझा रहा कि नहीं, अभी बताया था ना जो फिगर से, तो जो ऑर्डिनेट है वो किसके किसके बीच में था, एक्सेप्टेंस रीजन माइनस जेड अल्फा बाई 2 से जेड अल्फा बाई 2, और जेड एक जेड ऑर्डिनेट है, जेड है क्या चीज, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, पहले हमने बताया था ना स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अब ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग फिगर से भी देख लिए थे कि 1 माइनस अल्फा होती है। अब हम लोग जानते हैं कि यदि कोई रैंडम वेरिएबल है, यदि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, म्यू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना, तो जो सैंपल म्यू होगा वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई एन। छोटे में कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। ठीक है ना, इसी को लिखा है एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अब उस पॉपुलेशन से रैंडम सैंपल लिया गया, जब रैंडम सैंपल लिए तो उसका एक फंक्शन बनाया सैंपल मीन। जब सैंपल मीन का भी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाएगा तो ये पाया जाता है कि सैंपल मीन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, जिसका मीन होता है म्यू और वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर बाई एन। ठीक है, एन क्या होता है, सैंपल साइज, जितना सैंपल लिया है, तो एक्स बार भी आपका हो गया नॉर्मल पॉपुलेशन मीन व्यू सिग्मा स्क्वायर बाई एन। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कैसे बनता है, हमने बताया था ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कैसे बनता है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा दैट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 0 1। The standard normal variate and which is denoted by the capital Z, वही Z ऑर्डिनेट होगा, बताया था पिछले टर्म में। अब जो बात नहीं, अब जो सैंपल मीन लिया है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है, उसके आधार पर हम लोग Z ऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब Z ऑर्डिनेट की वैल्यू उससे निकालेंगे तो बनेगा आपका Z is equal to F bar minus mu और sigma upon
ये अभी क्या हो जाएगा, दैट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय जिसको समझ में आए वो भी कर सकता है, पूछ सकता है। दोनों जेड में अंतर क्या है? दोनों जेड में अंतर केवल इतना ही है कि वो केवल रैंडम वेरिएबल था जहां फॉलो करता था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। उस रैंडम वेरिएबल में से उसके मीन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके स्टैंडर्ड डिवीजन से डिवाइड कर दिया, तो वही आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बन गया, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। अब दूसरे पार्ट में आ जाइए, एक्स बार भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, उसका मीन क्या है, म्यू, वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर बाई एन। अब उसमें से उसके मीन को घटा दिया जाए और उसके स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दें, वो भी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट बन जाएगा, वो भी जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट। ठीक, अब इसी से देखिए, अब आइए इस पर आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस जेड अल्फा बाई 2, दैट इज जेड की वैल्यू अब हमने रख दी एक्स बार माइनस क्यू सिग्मा अपॉन अंडर एन, दैट इज जेड अल्फा बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। अब ये इनइक्वालिटी दोनों अलग लेकर हम सॉल्व करें, हमने क्या किया, हमने जेड की वैल्यू रखी, माइनस जेड अल्फा बाई 2 अपनी जगह पे था, जेड अल्फा बाई 2 अपनी जगह, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा अपॉन अंडर रूट अंडर किया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा अपॉन अंडर रूट एक्स बार माइनस, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन हो जाएगा ना। अब इस इनइक्वालिटी को लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका एक्सप्रेशन, मतलब म्यू इधर आ जाएगा और ये माइनस वाला इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा एक्स बार प्लस, तो क्या हो जाएगा, जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। जब इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो म्यू जब इधर आएगा तो ये वैल्यू इधर आएगी, तो एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। अब क्या बच गया, म्यू बच गया, उसके राइट हैंड इनइक्वालिटी में एक टर्म आया और उसके लेफ्ट हैंड इनइक्वालिटी में एक टर्म आया। ठीक है ना। अब आप देखिए एक्स बार क्या है, सैंपल में जो नोन होगा, जेड अल्फा बाई 2 क्या है, टेबुलेटेड वैल्यू है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर 0.025 के लिए वैल्यू जो देखेंगे उसकी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू ये। सिग्मा स्क्वायर पहले हम मान चुके हैं कि नॉर्मल पॉपुलेशन में नोन है, नोन होने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, और यन क्या है, सैंपल साइज। सभी की वैल्यू रखेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, उसी तरह राइट हैंड साइड में रखेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। तो म्यू की दो वैल्यूज आ गई, ये दो वैल्यूज, एक प्लस में आया एक माइनस में, यही म्यू की वैल्यू क्या कहलाएंगे, दैट इज द
confidence interval for the mean mu with confidence coefficient 1 minus alpha। ठीक है, तो अब ये आपका ये हो गया, ऊपर लिखो अब क्या चीज, हाँ अभी लिख रहे हैं। वन माइनस अल्फा के कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसको इस तरह भी लिखा जाता है, लिख सकते हैं। जो बता रहे थे ना, जो मीन का होगा t प्लस माइनस एरर, अब आ गया t हो गया x बार प्लस माइनस जो एरर हो गया z अल्फा बाई 2 और सिग्मा अपान अंडर रूट n। इसी को हम लोग कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। जो एरर का जो मार्जिन होगा वो होगा z अल्फा बाई 2 सिग्मा अपान अंडर रूट। इट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल for the 1 minus alpha % confidence interval। अब कोई वैल्यू जैसे मीन का निकालना है वो दे दिया है, वैल्यू सिग्मा दिया गया है, सब दिया जाएगा, आपको सीधा सीधा पुट करके आप बता देंगे कि ये है कॉन्फिडेंस, सब न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। एक्स बार के अलावा जो है वही मार्जिन ऑफ एरर। जो एक्स बार है वही हमारा स्मॉल टी है, वो कभी कभी स्मॉल एक्स बार भी लिखते हैं, तो कैपिटल एक्स बार स्मॉल एक्स बार में कंफ्यूज ना होइएगा, स्मॉल एक्स बार लिखिए या कैपिटल एक्स बार लिखिए। तो एक्स बार क्या हो गया, हमारा एक एस्टिमेट हो गया, लेकिन उस एस्टिमेट की वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है उससे कुछ या ज़्यादा हो सकती है या उससे कम हो सकती है। तो वही जो कम और ज़्यादा है उसी को हम लोग मार्जिन ऑफ एरर मानते हैं। और जो जेड है, जेड क्या हो गया, एक स्टैटिस्टिक हो गया, जेड इज ए स्टैटिस्टिक। हमने बताया कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, एक नोन फंक्शन होता है सैंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है।
तो एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। तो आगे बताएंगे यही आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स भी कहलाता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, इसी से टेस्टिंग करते हैं। तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स भी है, एक स्टैटिस्टिक्स भी है क्योंकि इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है, ठीक है। और इसी से हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं। हाँ, एग्जाम में जो आएगा, एग्जाम में यदि कॉन्फिडेंस इंटरवल पे दे दिया गया तो सिंपली आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा या वैल्यूज दे दी जाएंगी सीधा सीधा कि भाई 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है जेड अल्फा बाई 2, मतलब Z.025 की वैल्यू ये है, ठीक है ना। और सैंपल साइज ये है, वेरिएंस ये है। तो आपको क्या करना है, सैंपल मीन निकालेंगे। मान लिया जाए 10 वैल्यूज दे दी गई, ये सैंपल ऑब्जर्वेशन नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है, म्यू अननोन है, सिग्मा स्क्वायर ये है, और जेड अल्फा बाई 2 जब भी आप होगा वो दिया जाएगा। टेबुलेटेड वैल्यू आप टेबल नहीं देखेंगे, तो जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यदि देते हैं तो देंगे। और आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बस ये जानना है कि म्यू की वैल्यू इसके बीच में लाई। तो सैंपल मीन आप कैलकुलेट कर लेंगे, जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू दी गई होगी, सिग्मा नोन होगा, अंडर रूट उससे डिवाइड कर दिया, और वही एक बार एक्स बार में प्लस कर दिया, वही एक बार एक्स बार में माइनस कर दिया, वही म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल, सिंपल। वो आपके लिए डेफिनेशन दिया जाएगा या कहा गया कि इसका एक्सप्रेशन लिखिए और बताइए कि एक्स बार क्या है, सिग्मा क्या है, एन क्या है, जेड अल्फा बाई 2 क्या है, ठीक है ना। एक्स बार सैंपल मीन हो गया, एन सैंपल साइज हो गया, सिग्मा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक। और जो जेड अल्फा बाई 2 है वो टेबुलेटेड वैल्यू है एट 5% के बिना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इतनी दी जाती हैं। या ये कहा जाएगा कि ये जंक्शन आपका क्या है, जैसे हम लोगों ने एज्यूम किया है ना, क्या एज्यूम किया है कि लेट x1 x2 xn be a random sample from a normal population with mean mu and variance known variance sigma square। तो ये हो गया कि ये तभी संभव है जब हम नॉर्मल पॉपुलेशन से सैंपल लें, और दूसरा कंडीशन है सिग्मा स्क्वायर उसका नोन होना चाहिए और म्यू केवल अननोन होना चाहिए। दे दिया गया कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो उसके लिए क्या एजम्पशन आपके हैं, यही एजम्पशन है कि ये जो सैंपल ले रहे हैं वो सैंपल नॉर्मल पॉपुलेशन से होना चाहिए, दूसरा है मीन म्यू अननोन होना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर नोन, उसके लिए ये 3 एजम्पशन। बिना एजम्पशन का काम नहीं चलेगा, वो आपको मानना ही पड़ेगा, यही दिया भी जाता है? हाँ, नॉर्मल पॉपुलेशन सही क्वेश्चन है आपका। नॉर्मल पॉपुलेशन का मतलब है कि हमने बताया था ना कि जो डेंसिटी फंक्शन है, कोई भी पॉपुलेशन वो डेंसिटी फंक्शन फॉलो करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन। और निकलता कैसे है, जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाने के बाद उस पर कर्व खींचते हैं, कर्व का जो शेप है वो बेल शेप्ड आता है, ठीक है ना, तब हम उस पॉपुलेशन को कहते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन। तो जनरली एक्सपेरिमेंट में हम लोग हमेशा एज्यूम करते हैं कि ये जो आप सैंपल लेते हैं वो नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है, ठीक है ना। जैसे कोई एज डिस्ट्रीब्यूशन भी ले रहे हो तो आप देखोगे कि कम एज पर पॉपुलेशन कम है, फिर बढ़ते जैसे जैसे एक बड़ा पॉपुलेशन आ जाएगा, एक मिड पॉइंट आएगा जहाँ पर संख्या सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर जैसे जैसे ओल्ड एज पे आओगे आप, संख्या कम होती जाएगी। तो जो कर्व बनेगा वो कर्व क्या हो जाएगा, नॉर्मल पॉपुलेशन का कर्व हो जाएगा। नॉर्मल पॉपुलेशन का मतलब सिंपली है कि जो भी हम पॉपुलेशन ले रहे हैं, यदि हम डेटा उसका एक हिस्टोग्राम पेपर पर तैयार करें, उसका एक कर्व खींचें, तो एक नॉर्मल कर्व बनेगा, तभी हमारा एजम्पशन बनता है कि इस तरह का यदि ऐसा कोई पॉपुलेशन है
उसमें से जो रैंडम सैंपल आपका लिया गया है, तब हम कहते हैं लेट x1 x2 xn बी ए रैंडम सैंपल टेकन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। हाँ, सिमेट्रिक होगा तभी नॉर्मल पॉपुलेशन होगा। और जनरली सभी एक्सपेरिमेंट में, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट में माना जाता है कि हम नॉर्मल पॉपुलेशन ले रहे हैं। अब नॉर्मल पॉपुलेशन ले रहे हैं तो उसके दो पैरामीटर्स होंगे। सब पूरा खेल आपका इसी पे है, एस्टिमेशन पर और टेस्टिंग पर। स्टैटिस्टिक्स की पूरी प्रॉब्लम है क्या कि हमें पूरे पॉपुलेशन के बारे में जानकारी चाहिए। पूरे पॉपुलेशन के बारे में यदि डेटा नहीं है तो हम छोटा सा पार्ट सेलेक्ट करके, ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करके पूरे पॉपुलेशन के बारे में बता दें। यही तो है ना। आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मान लो उस एक्सपेरिमेंट को 1000 बार तो करोगे नहीं। अब एक बार किया, 2 बार किया, 3-4 बार आपने करके उसके ऑब्जर्वेशन आप ले लिए। एक उसके बाद आप बताते हो कि भाई देखो इतनी गलती होने की संभावना है, ये एरर आ सकता है, ये तो कहते हो। और उसको फिर आप जनरलाइज करते हो, वो चाहे मेडिकल के फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। आप देखेंगे सब लोग ये मार्जिन ऑफ एरर सब बताते हैं, ये भाई इतने % चांस है गलती हो सकती है, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है। ये मार्जिन ऑफ एरर वही है। चाहे वो दवा का हो, दवा की टेस्टिंग करेंगे तब भी बताएंगे कि भाई देखिए हमारे 95% हमें उम्मीद है हमारी दवा क्योर करेगी। 5%, 1%, 2% के चांस रख देंगे कि नहीं 2% के केस में हमारा फेल करेगा। वही आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बन जाता है, क्योंकि वही पहले से हम फिक्स कर देते हैं कि 2% केस में, 3% केस में गलती होने की संभावना है। तो उसी के आधार पर हम लोग जो निकालते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? एक एस्टिमेशन, म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसकी वैल्यू बताते हैं कि भाई इसके बीच में आएगी। लेकिन कंडीशन है क्या कि नॉर्मल पॉपुलेशन से एक सैंपल लेना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर नोन होना चाहिए, एक तो है ना। तब उस केस में हम लोग ये निकाल सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब दूसरा एक और आता है कि नॉर्मल पॉपुलेशन से हम ले रहे हैं सैंपल, लेकिन वेरिएंस नोन नहीं है, सिग्मा स्क्वायर नोन नहीं, ठीक है ना। तो उस केस में कैसे हम म्यू का एस्टिमेशन करेंगे? दूसरा केस बनता है आपका, टाइम बताइएगा, टाइम ठीक है ना। कितना हो गया? 3:15 हो गया। तो अभी 10 मिनट ले सकते हैं ना, 10 मिनट। मान लिया कि एक रैंडम सैंपल लिया, x1 x2 xn नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया। उसका मतलब ये हुआ कि जो पॉपुलेशन है उसका डेंसिटी फंक्शन है, नॉर्मल है, उसी से सैंपल लिया गया है। इसका मीन, पॉपुलेशन का मीन है म्यू और वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। और दोनों के बारे में कहीं नहीं कहा गया कि नोन है, दोनों क्या है? अननोन। अब समस्या इसी के एस्टिमेशन की आती है। तो म्यू को हमें एस्टिमेट करना है, म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना।
सिग्मा स्क्वायर भी नोन है, अननोन है, और म्यू भी अननोन है। एक कंडीशन आती है सैंपल की जो साइज है n 30 से ग्रेटर। एक 30 इसमें बाउंड्री बनाई गई है। क्या है? बाउंड्री है। 30 से लेस है और 30 से ग्रेटर है। तो 30 से जो ग्रेटर होता है उसके सैंपल के मीन का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नॉर्मल होता है। सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नॉर्मल होगा। एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, आपको जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। केवल ये जानिए कि जब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन लिया गया हो, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से, पॉइजन से, बाइनोमियल से, चाहे एक्सपोनेंशियल से, चाहे यूनिफॉर्म से, और सैंपल की साइज यदि 30 से ग्रेटर है, तो अब जब सैंपल मीन का उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। और यदि उसके लेस है तब वो नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया, कंडीशन है म्यू और सिग्मा स्क्वायर अननोन है, और n की साइज क्या है? ग्रेटर है किससे? 30 से। अब समस्या आती है कि जो z हम लोग कैलकुलेट करते हैं, z में x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अंडर रूट n होता है ना, ये भी पहले भी लिखा था। लेकिन सिग्मा क्या है? इसमें अननोन है। तो दो अननोन हो गए, म्यू और सिग्मा। तो दोनों को एक साथ हम नहीं निकाल सकते, एक ही रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? सिग्मा का एक एस्टीमेट रखते हैं। तो सिग्मा का एस्टीमेट हम लोग ये होता है एस स्क्वायर, दैट इज सैंपल वैल्यू, दैट इज 1 अपॉन n माइनस 1 समेशन ओवर f i माइनस f बार का होल स्क्वायर। तो मालूम नहीं है तो जो सैंपल वैल्यूज x1, x2, xn तो मालूम होगा, x बार मालूम हो जाएगा। इस फार्मूले में रखेंगे तो एस स्क्वायर कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये माना जाता है एच स्क्वायर इज एन एस्टीमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। एस स्क्वायर एक एस्टीमेट है। ठीक है ना? एस्टीमेट का मतलब क्या होता है? उसके आसपास की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, अब जो जेड कैलकुलेट करते हैं, तो जेड आएगा, अब हो जाएगा एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन अंडर रूट। यहाँ सिग्मा पर अंडर रूट n था, सिग्मा स्क्वायर का एस्टीमेट क्या हो गया? स्मॉल एच स्क्वायर। हमें नोन वैल्यू चाहिए, इसी तरह उसकी नोन बनानी है। ठीक है ना? अब इसका अंडर रूट ले लेंगे, ये सिग्मा हो जाएगा, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा? यस अपॉन अंडर रूट n। अब यह भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, मीन म्यू एंड वेरिएंस 1। ठीक है ना? अब फिर उसी तरह हम लोग प्रोसीड करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन z अल्फा बाई 2 माइनस z अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। बाकी सब प्रोसीजर वही है, उसी तरह लिखिएगा। अब क्या रखेंगे यहाँ पर? एक्स बार माइनस 2 स्मॉल में लिखिए, कैपिटल में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अंतर कहाँ आया, सिग्मा की जगह यस आ बस। वही चीज है। अब इसमें एजम्पशन हो गया कि नॉर्मल पॉपुलेशन से रैंडम सैंपल लिया गया, मीन और वेरिएंस दोनों अननोन है। वेरिएंस को हम एस्टिमेट के रूप में एच स्क्वायर रख देते हैं। अब एच स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है क्योंकि सैंपल ऑब्जर्वेशन नोन होगा, फार्मूला में रखा कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो जेड अल्फा बाई 2 टेबुलेटेड वैल्यू हो गई, टेबल में दिया जाएगा। यस कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल एन सैंपल साइज है, सैंपल मीन कैलकुलेट करेंगे, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, नोन हो जाएगी। तो म्यू का एक इंटरवल के फॉर्म में रेंज आ जाएगा कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में लाई करें। अब अल्फा जो भी अल्फा 5% होगा तो आप कहेंगे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अल्फा की वैल्यू 0.01 होगी तो 99% कहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल दो शब्दों में, उसका शाब्दिक मीनिंग कॉन्फिडेंस और इंटरवल। एस्टिमेट जो आएगा वो इंटरवल के फॉर्म में आएगा और उस इंटरवल में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या कॉन्फिडेंस है, कितनी श्योरिटी है, इसलिए उसको नाम देते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। और वही चीज़ 95%, 99%, 1%, that will depend only upon the value of alpha, level of significance। ठीक है? नहीं, अल्फा जीरो कहाँ होगा, अल्फा जीरो नहीं है, वो अल्फा बाई 2 लिखा है, जेड अल्फा बाई। अल्फा यदि जीरो हो जाएगा तब उसका कोई मतलब नहीं है ना। हमेशा यही अल्फा आपका सब टेस्टिंग में हर जगह यूज होगा। और उसको याद रखिए, जनरली 5%, 10% या 1%। 1% यदि आप कहते हैं तो इसका मतलब आप एक्यूरेट निकालते हैं। 1% यदि इसमें हो जाएगा तो इसका रेंज बढ़ जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सॉरी, रेंज कम हो जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा, रेंज कम हो जाएगा। 5% में रेंज बढ़ेगा और 10% में रेंज और बढ़ा है। हाँ भाई, रिजेक्शन रीजन आप कम करोगे, रिजेक्शन रीजन कम करोगे, एक्सेप्टेंस रीजन क्या हो जाएगा, बढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सेप्टेंस रीजन इस तरीके से डिपेंड करता है। तो ये कंडीशन वो है। अब एक और कंडीशन बता रहे हैं, बता दें कि छोड़ बता देते हैं, इसी कंटिन्यूएशन में वो खत्म हो जाएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल। बस 5 मिनट। केस 2 है, वही चीज है, x1, x2, xn रैंडम सैंपल लिया गया है, नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है, मीन म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, दोनों अननोन है, ठीक है ना। बस अंतर कहाँ पे आया, n सैंपल साइज। जब 30, उस केस में हम z नहीं यूज कर सकते। अब उसके लिए एक स्टैटिस्टिक बनाई गई है, उसको नाम दिया गया है स्टूडेंट ई स्टैटिस्टिक।
that follows T distribution with n minus 1 वहां पे क्या था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था। अब ये एक टी स्टैटिस्टिक्स आ गया। टी होता है डिफाइंड एक्स बार माइनस म्यू एस अपान अंडर रूट एन। सेम उसी तरह है जैसे जेड था। अंतर कहाँ पे है, एन की वैल्यू 30 से लेस होनी चाहिए और सिग्मा स्क्वायर अननोन होना चाहिए। सिग्मा स्क्वायर नोन हो जाएगा तो जेड लग जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अननोन है तो टी लगेगा। इसको कहते हैं टी स्टैटिस्टिक्स। ये आपका टेस्टिंग में भी यही यूज होगा, जेड स्टैटिस्टिक्स और टी स्टैटिस्टिक्स, इसी पर पूरा आपका बनेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स भी इनको कहा जाता है। आगे आएगा तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बताएंगे, ठीक है ना। टेस्ट जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आप करोगे तो दो से होता है, जेड स्टैटिस्टिक्स यूज होता है और टी स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। और चूंकि टेस्ट में यूज करते हैं इसलिए उसको उस समय नाम देते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब ये कंडीशन है, ठीक। अब इसमें भी वही चीज है, हाँ, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसका भी टेबुलेटेड वैल्यू दिया गया होता है, टेबल से देखते हैं इसकी वैल्यू, लेकिन ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करता है। जेड की वैल्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड नहीं करती, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है ना। इसको केवल और केवल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 5 जैसे मान लीजिए सैंपल साइज 10 है, 10 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा, 9। टेबल में दिया जाएगा 9, वो आप देखेंगे उस पर ना टी का डिस्ट्रीब्यूशन तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ दिया जाएगा। अब इसका कॉन्फिडेंस निकालते हैं, टी लाइक बिटवीन माइनस टी अल्फा बाई 2 टी अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। सेम चीज है, वहां जेड का यहाँ पर टी है। अब इस टी की वैल्यू रख देंगे, बस 5 मिनट, वन माइनस अल्फा। एक चीज और भूल गए, यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा।
जो ये टेल में उसके n-1 लगा है, इसका मतलब है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, उसके बिना आप टेबल में देख नहीं पाओगे। तो जब भी आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा, वैल्यू दी जाएगी कि इतने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे टी की वैल्यू इतनी है, जेड में नहीं था। अब जहां भी ये टी आएगा उसके साथ एक कुचिल्ला जुड़ा रहेगा n-1, और इसी को हम लोग कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बिना उसके आप टेबल में उसको नहीं देख पाए, वो जरूरी है। एक वर्टिकल कॉलम दिया गया होता है, उस वर्टिकल कॉलम में यानी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दी गई होती है, और हॉरिजॉन्टल में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पे देख रहे हैं कि 10% पे देख रहे हैं कि 1%। उसी के हिसाब से जब भी आप गूगल में भी खोलोगे टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल, तो देखेंगे कि आप वर्टिकल में दिया गया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, हॉरिजॉन्टल में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कितने परसेंट पर देख रहे हैं और कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर देख रहे हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन 30 से अधिक के लिए नहीं दिया गया होगा, क्योंकि जैसे ही 30 से ऊपर हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा, जेड में हो जाएगा, वहां प्रेफरेंस जेड देखेंगे। तो जब वेरिएंस अननोन है, म्यू का एस्टिमेशन करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, और 30 से साइज लेस है, तो वहां पर जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा, जो म्यू का एस्टिमेट आएगा एक इंटरवल के फॉर्म में, ये हो जाएगा x बार माइनस टी अल्फा बाई 2 n-1 s अपॉन अंडर रूट n, और उधर क्या हो जाएगा राइट साइड में x बार प्लस टी अल्फा बाई 2 n-1 s अपॉन अंडर रूट n। x बार आपको मिल जाएगा, टी अल्फा बाई 2 टेबल से देखेंगे, और s क्या होगा कैलकुलेट करेंगे, n सैंपल साइज, सभी कैलकुलेट होके म्यू का एक एस्टीमेट आएगा। यही आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल। हाँ, ये आपको केवल मेंशन करना है, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। जब भी टेबल खोलेंगे उसमें एक वर्टिकल लाइन में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिया गया होगा, वहाँ n-1 नहीं दिया, n दिया जाएगा। अब n-1 तो जैसे 10 है आपका सैंपल ऑब्जर्वेशन, आप घटा के करेंगे 1 तो 9 हो जाएगा, तो 9 पर आप देखेंगे। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो 9 के आगे 5% देखेंगे, उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करते हैं। ये आपके काम की चीज़ है। काम की चीज़ इसलिए है क्योंकि जब भी आप रिसर्च करते हैं, और रिसर्च पे कोई चीज़ आपको बतानी, ठीक है ना, जैसे कोई न्यूमेरिकल चीज़ कैलकुलेट आपने किया, कोई एक वैल्यू बतानी है कि हमारा एस्टीमेट ये आ रहा है, ये होना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस इंटरवल में बताएंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा कि भाई इस रेंज से इस रेंज के बीच में वैल्यू होगी, और ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी इतने है, 0.95 है, 0.99 है, 0.90 है। तो क्या चीज़, हाँ ठीक, ओके, थैंक यू।